जिसका हो गया है। तो सबसे पहले ना आज हम GS1 के कम ए वाले सेट को उठा रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इकॉनमी सेक्शन आया है, इसको करते हैं 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कंप्लीट करते हैं पहले पार्ट में, ठीक है। 4 पार्ट में हम रिवाइज़ करेंगे अपना पूरा पेपर कि हमने जो पढ़ा था उसमें से कितने क्वेश्चन आए, कितना पेपर ईजी था, मॉडरेट था। देखो बच्चों का ना रिएक्शन बहुत मिक्स रिएक्शन है, मतलब, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पिछले 2 साल से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट तरफ गया है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 तक कट ऑफ आपकी जाए, ठीक है। 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बिल्कुल ही ऐसा था कि बस कर लेंगे, लेकिन हाँ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कर सकते हो। क्वेश्चन अगेन लेंदी थे, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, तो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड था आपका इन्वेस्टमेंट से, जिसमें पूछा था कि आपको ना ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से बताना है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन से हैं। सो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स की बात करते हैं या स्टॉक्स की बात करते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता था। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता क्या है? बेसिकली दे आर द प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, है ना, जो इंडिया में इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था ताकि आप कैपिटल को कलेक्ट कर पाओ। सोफिस्टिकेटेड इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर जो भी हैं वो भी कर सकते हैं। इसको रेगुलेट सेबी करती है, आप जानते ही हो, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इसमें मैंने आपको पहले भी शायद बता रखा है, वेंचर कैपिटल कैटेगरी 1 में आता था, याद करो, है ना, जिसमें हम स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते थे। फिर इसमें आते थे और दूसरे चीज़ें। तो इसमें ना देखो हेज फंड्स और आपका वेंचर कैपिटल बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 2, कि जो हेज फंड्स हैं, क्योंकि वो एक कैटेगरी 3 में आते थे। याद रखो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाले जो फंड होता था उसमें जब हम डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते थे तो हम उसमें हेज फंड का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर जो होगा वो ओनली 2 है, ठीक है। अब चलते हैं हम RBI वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस देखो ध्यान से समझना मेरी एक बात को। बात ये है कि जो ये क्वेश्चन है ना आपका कि RBI का काम क्या है, लाइक, है ना, तो देखो ये हम जानते हैं कि ये खरीदता बेचता है गवर्नमेंट बॉन्ड को, है ना, डायरेक्ट इसकी इनकम भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि फॉरेन करेंसी को भी खरीदता बेचता है, इससे भी इसकी इनकम होती है। लेकिन पेंशन फंड हुआ या लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज हुआ या प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स हुए, तो ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, अगर आप ध्यान से समझते हो इस बात को। तो आंसर इसका होगा 1 और 2 ओनली, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन जिसके फंक्शन और इसके वर्क किसके अंडर करती हैं। बड़ा आसान सा सवाल था, पहले ही सवाल में ED के बारे में दे रखा था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ह्यूमन अफेयर्स के अंदर आता ही नहीं है, तो यहीं कट हो गया था। तो ये आंसर आराम से आपका ओनली 2 होकर के आप इसको सॉल्व कर देते, ठीक है जी। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ना RBI का बता रखा है कि क्या RBI मैंडेट करता है सभी लिस्टेड कंपनीज़ को कि वो बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी वाली रिपोर्ट को सबमिट करें। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये काम तो सेबी करता है, हम सभी जानते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया था कट। अब सेकंड ऑप्शन ठीक है कि भारत के अंदर जो कंपनीज़ होती हैं वो BRSR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को सबमिट करती हैं, डिस्क्लोज करती हैं रिपोर्ट एट लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ये बिल्कुल सही बात था, है ना, क्योंकि इसमें आप ज़्यादातर BRSR जो फ्रेमवर्क है, ये कैसा फ्रेमवर्क है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस फैक्टर्स के बारे में बताती हैं। और सही बात है, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का होता है, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ना आपके कैसे आए हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाओ। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसीलिए पेपर थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, बिकॉज ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि भारत के अंदर जो इनकम आती है एलिड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या वूल रेयरिंग है रूरल एरियाज से, वो टैक्सेस से एग्जेम्प्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयर, ये टैक्सेबल होती है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर ये आती है, क्योंकि इसको हम एग्रीकल्चर इनकम की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर जो रूरल लैंड होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ये बिल्कुल ठीक है, तभी ये कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ गए? चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है जी देखो, भारत ने ना ज्वाइन किया है मिलिट्री सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मैंने आपको ये बिल्कुल करंट अफेयर्स में कराया था एज अ मेंबर। बिल्कुल जी सही बात है। क्या भारत में जो रिसोर्स रिच कंट्री तो है भारत, क्या उसके पास 13 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो उसने आइडेंटिफाई कर ली हैं? फिर तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है जो पार्लियामेंट है इंडिया की 2023 में उसने अमेंड किया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करा टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड ऑल। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें याद रखना, इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स में आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 काट दोगे तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 7। अब देखो पेपर लेंथी इसीलिए हुआ है क्योंकि पेपर में आपको स्टेटमेंट दी हुई है लंबी लंबी। अब यहाँ पे ना आपको तीनों स्टेटमेंट दी है और पूछा है जी करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एज रिगार्ड रिटर्न जो आता है इन्वेस्टमेंट से कंपनी में, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। कह रहा है बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनको रिस्क कम होती है स्टॉक होल्डर्स से। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लेंडर होते हैं टू अ कंपनी वेयर स्टेक होल्डर्स ओनर होते हैं। स्टेटमेंट थर्ड कह रही है कि रीपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। जब भी पैसा देना हो तो सबसे पहले कंपनी, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले कंपनी किसको पैसा देगी? बॉन्ड होल्डर्स को देगी। तो भाई ये तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही हैं इसको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो स्टेटमेंट वाइज भले ही क्वेश्चन थे लेकिन इसको आप इतना टफ मत मानो कि बहुत टफ है, हमसे तो हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत टफ है, ना हो रहे हों। समझ गए यहाँ तक बात? पक्का पक्का। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया जो है ना अकाउंट फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो रैपिडली रिसेंट पास्ट में बढ़ गया और उसने हांगकॉन्ग को भी ओवरटेक करा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एड ये कह रहा है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को वार्न करे अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जो बने जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखो इंडिया की जो इक्विटी है हैज़ सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, तो इट मे नॉट अकाउंट फॉर वेरी लार्ज पोर्शन इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट जो ये फर्स्ट दी हुई है ना ऑल इक्विटी, यही समझ जाना था आपको। ये बहुत ही एग्जैजरेट स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गई। सेकंड और थर्ड ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका डी होना था क्योंकि इंडिया स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर रही है रैपिड ग्रोथ एंड एट टाइम्स इसने सरपास भी किया है हांगकॉन्ग को। और रेगुलेटरी बॉडी लाइक जैसे सेबी है एंड इन इंडिया, बट द स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे स्टिल इश्यूज़ हैं इफेक्टिवली वार्निंग स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, कई सारे अनरजिस्टर्ड वो भी हैं। तो इसमें आप लगा सकते हो ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कुलर इकॉनमी को लेके सवाल पूछ लिया। देखो अभी तक इकॉनमी चल रहा है हमारा, इकॉनमी के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। कहता है स्टेटमेंट 1 कि जी सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। भाई सही बात है ना? सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। तो बिल्कुल भाई रिड्यूस भी कर रही है, सर्कुलर इकॉनमी का काम ही यही है। और ये रिड्यूस करती है वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना? ये सारी ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि जब भाई रॉ मटेरियल कम यूज़ करोगे, वेस्टेज कम करोगे तो कार्बन गैस इमिशन वैसे ही कम होगा। तो आंसर हैज़ टू बी ए। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताना कि लेसन कंजम्पशन होगी एनर्जी की, पोल्यूशन कम होगा तो अपने आप ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो जाएगा। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कैपिटल रिसीट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है जी कैपिटल रिसीट जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है और रिड्यूस करती है एसेट। बिल्कुल सही बात है क्योंकि कैपिटल रिसीट का मतलब है बोरोइंग करना या असेट्स को बेच देना। समझ रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर? तो ये बिल्कुल आपकी यह बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। कह रहा है जी जो बोरोइंग है और डिसइन्वेस्टमेंट है, कह रहा है बोरोइंग तो कैपिटल रिसीट है। अभी मैंने आपको एग्जांपल, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट इज ऑल्सो पार्शली करेक्ट है बट नॉट इंटायरली।
तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इस पे मैं बात करती हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ ये दोनों ही आपके बोरोइंग कैपिटल रिसीट है, सॉरी। तीसरा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन होगा तो वो क्रिएट क्या करेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इज़ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट नॉट अ लाइबिलिटी। तो इसका ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर गाइस इसका ना ए है। क्या है इसका आंसर? ए होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलेगा लोन पर गवर्नमेंट को तो वो रेवेन्यू का काम करेगा। तो ये वाला दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी के, अब हिस्ट्री शुरू हो रही है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि ही पजेस अ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ही डिज़ायर हिज कंट्री मैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। तो 11th का जो आंसर है वो ध्यान रखना, बोथ 1 and 2 बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही काम ये राजा राम मोहन रॉय जी करते थे। बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है तो वहाँ ये सारी लाइंस लिखी हुई हैं, और अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। कह रहा है जी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड आपको पार्ट दिए हुए, आपको बताना है कौन कौन से पार्ट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का पार्ट थे। बॉयकॉट करना लॉ कोर्ट को, फॉरेन क्लॉथ को, ऑब्जर्वेंस करना स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन करना टाइटल एंड ऑनर विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, है ना, और इस्टेब्लिश करना पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। कह रहा है क्या ये सभी काम आ रहे थे 1920 में हुआ था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कह रहा है ये चारों ही काम हम करते थे एनसीएम के अंदर। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है इरिगेशन डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, अरागत्ता के बारे में कह रहा है कि इरिगेशन डिवाइस है ये। अब ये अरागत्ता जो यहाँ बात कर रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही बात है कि एक लार्ज व्हील होता है अर्थन पोर्ट, जिसको कि आउटर एंड ऑफ स्पोक से इसको कर दिया जाता है, इरिगेशन डिवाइस की तरह काम करता है ये। तो एंशंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है उसमें ये टर्मिनोलॉजी दे रखी है, पढ़ी है तो इसको आप पहचान जाओगे, वरना ये आपके लिए फैंसी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नीचे दिया हुआ एंशंट इंडिया का रूलर था जिसने टाइटल लगाया था मत्ता विलासा और विचित्र चित्ता या गुना बर्रा का। तो आंसर है इसका महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जी ने 600 से 630 AD तक एज्यूम किए थे सारे टाइटल, और बहुत बढ़िया ये आपके सिग्निफिकेंट पल्लवा रूलर थे, याद करो। आर्किटेक्चर और कल्चर में इन्होंने धूम मचा दी थी उस टाइम पर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है। कितनी बार आपको मैंने पढ़ाया होगा कि फाइन चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया कब किया था? चंद्रगुप्त सेकंड के पार्ट में किया था, इंडिया आए थे ये अर्ली 5th सेंचुरी में। आपको ये यहाँ देखने को मिलेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे, फिर पाटलिपुत्रा, फिर इनका मेन गोल था कि बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स को विजिट करना। 6 साल इन्होंने गुप्ता एम्पायर में बिताए थे, 9 ईयर का स्टे भारत में रहा, और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट ये करके भारत को गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि आपके सामने ना ये बता रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन श्री विजय के अगेंस्ट किसने किया था? किसका पावरफुल मैरीटाइम स्टेट रहा? किसने मलाय पेनिनसुला को रूल करा, सुमात्रा जावा को करा? ये भी आपका बड़ा आसान क्वेश्चन था। राजेंद्र वन चोला के बारे में आपको दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से ये आपको आ जाएगा। अगर आपने इवन आप वो भी पढ़ते हो ना, अगर ल्यूसेंट की किताब भी, वहाँ पर भी ये मेंशन है आपका। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर टेरिटोरियल रीजन दिए हुए हैं आपको, और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी रिवर चलती है। देखो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, 600 से 322 BC के बारे में दिया हुआ है। अस्माका का बिल्कुल ठीक है कि ये गोदावरी रिवर से विजिट करती थी, जो टेरिटोरियल रीजन है। कंबोजा विपास से नहीं करता था, ब्यास रिवर से नहीं करता था, ये नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में था। और अवंती तो महानदी से बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये तो मलवा रीजन में है अवंती, तो कहाँ से महानदी आ गई। कोसाला का बिल्कुल ठीक है कि ये सरयू रिवर पर होता था। तो इसका जो आंसर होगा वो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो पहला गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल सेटअप हुआ 1901 बाय विष्णु दिग्वांकर पुरस्कार, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है। ग्रेट रिवाइवर था ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का, और इन्होंने इसको 5 मई को लाहौर के अंदर 1901 में किया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहता है जी अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी
और उसका नाम ऐसे ऐसे दे रखा था, प्रदिश का, रजू का, युक्ता करके ये सारे नाम हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं ये। कह रहे ये कहाँ बैठते थे, तो बताना डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बैठा करते थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 नॉन कोऑपरेशन के तो पीछे पड़ गया यूपीएससी इस बारी। तो कहा जी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था जी स्वराज अटेन करेंगे और लेजिटिमेट और पीसफुल मीन्स से अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेजेस में विद सिविल डिसोबीडियंस एंड आपका नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब कंप्लीट करेंगे। अब पूछ रहा है स्टेटमेंट में इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो याद रखना करेक्ट स्टेटमेंट में इसमें अगर बात की जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सच में डिक्लेयर किया था कि हम स्वराज लेंगे। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सभी चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, और स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि इसमें फेज इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, स्टेजेस वाइज ना, इसने कहा है ना स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर, तो ऐसा सब कुछ हुआ था, ठीक है जी। तो NCM अगर आप पढ़ के गए थे तो आप इस बार बल्ले बल्ले करके आए होगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी लिस्टेड कंट्री में से आप बताओ इनमें से नाटो मेंबर्स क्या हैं। आपको पता है 1948 में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस और उसके एलीज पार्टनर की, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 4 कंट्रीज तो बिल्कुल थी। कौन कौन सी थी, बुल्गारिया बिल्कुल है, क्रोशिया बिल्कुल है, स्वीडन बिल्कुल है, नॉर्थ मैसिडोनिया बिल्कुल है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है। याद रखना इस बात को, गलती से गलत नहीं करके आना है, ये तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपको। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ये नीचे दी हुई कंट्रीज़ हैं, एंडेस माउंटेन पास करता है कितनी कंट्रीज़ में से, तो एंडेस माउंटेन पास करता है, एक तो आपका बोलिविया से पास करता है, ठीक है, एक कोलंबिया से पास करता है, इक्वाडोर से पास करता है ये, और एक वेनेजुला से पास करता है। तो 4 कंट्री हैं जहाँ पर एंडेस माउंटेन्स पास करते हैं, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोरा वेल, ठीक है। नाउ मूव टू दी, आपको नीचे दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं। पूछा है कि जी इनमें से इक्वेटर कहाँ से पास करता है, तो ये याद रखना इक्वेटर पासिस थ्रू ओनली वंस ऑफ द लिस्टेड वाटर बॉडीज़। वो क्या होता है, लेक तेंगिका से करता है खाली। कौन सी, लेक तेंगिका से इक्वेटर पास करता है, जो कि ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, लेक तेंगिका ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। ग्रेटेस्ट लेक है ये अफ्रीका की, इक्वेटर को क्रॉस करती है। लेक तोनिल सेप ये कंबोडिया में है, ये लेक नदर्न हेमिस्फेयर में आती है, इक्वेटर से दूर है। पेटोज लागून जो है ये सदर्न ब्राज़ील में है, सदर्न हेमिस्फेयर से डिस्टेंट, इक्वेटर से डिस्टेंट पर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर पे पड़ता है, समझ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मरिक के बारे में बड़ा अच्छा सवाल था, आपको विजन की मैगजीन में पढ़ाया था मैंने कि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, हम प्रोड्यूसर भी हैं, 30 वैरायटी से ज़्यादा करते हैं, और महाराष्ट्र तेलंगाना। बिल्कुल वैसा ही चिपकाया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी ने दे दिया, इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस बताओ इन सभी ऑप्शंस में से। इसके भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। कह रहा कैसे, जो ये बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील क्रॉस मैचेस फ्रॉम दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ये साफ साफ साइन देती है कि कभी ये एक साथ फॉर्मेशन हुई थी, कनेक्टेड थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो यही बताती है। गोल्ड डिपॉजिट्स घाना के डिराइव हुए, बिल्कुल सही बात है, ये लेटर इसको ज्वाइन हुए फिर सेपरेट हो गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेटलमेंट बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट से सिमिलर सेटलमेंट अवेलेबल थे, तो उसके सुपर कॉन्टिनेंट को तो वैसे ही गोंडवाना कहते थे। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी हम क्वेश्चंस को रेस्ट सीरीज़ में लेके आएंगे ताकि आप इंश्योर आराम से करते हुए इसको करो, और डेफिनेटली गाइस अच्छा होगा। जिनके भी 90+ जा रहे हैं मेंस की तैयारी शुरू कर दो, जिनका नहीं अच्छा गया है बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रैक्टिस करो। और आप देख लो, आपने इस पेपर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इतना क्राइसिस पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।